हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं धर्मेंद्र और आज हम एक यूपीएससी के नए टॉपिक पर बात करेंगे। वो है इथिक्स का पेपर। जैसा कि मैंने इससे पहले भी 4-5 लेसन ऐसे राइटिंग के बनाए और अभी ऐसे राइटिंग के 1-2 लेसन बाकी है। लेकिन आप ऐसे राइटिंग के वो लेसन देख के जितनी भी रणनीति आप बना सकते हो अच्छे मार्क्स लाने की, वो आप उनको देख के कर सकते हो। तो यदि आप लोगों को वो लेसन अच्छे से पसंद आ रहा है, तो आगे भी कंटिन्यू मैं ये बनाता रहूँगा और आप उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। साथ ही साथ मैं अब जो चर्चा कर रहा हूँ आज के इस टॉपिक में इथिक्स के पेपर में करूँगा कि कैसे अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। और यहाँ पे मेरा ये मानना है कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी को ये बिल्कुल भी पूर्व धारणाएँ नहीं रखनी है कि एथिक्स के पेपर या एसए में या यूपीएससी किसी भी पेपर में उनके साथ भेदभाव होता है। मेरा ये हमेशा से अनुभव रहा है कि जैसे मैंने 4 बार मेंस दिया है, उनमें से 3 बार मुझे इंटरव्यू का मौका मिला है। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि कहीं कोई भेदभाव नहीं है, एक सामान्य स्टूडेंट काफ़ी ऊँचाई पर पहुँच सकता है। तो आप अपनी मेहनत को जारी रखिए और साथ ही साथ जो मेरा अनुभव है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये है मेरा संक्षिप्त परिचय और मुझे यहाँ पे यूपीएससी के इथिक्स पेपर में भी 2016 में 104 और 2019 में 126 नंबर प्राप्त हुए हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। लेकिन इस बार की जो आप इथिक्स के पेपर की रेंज देखोगे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। इस साल इथिक्स के पेपर में आपको 70 से लेकर 162 तक रेंज में अंतर आएगा। तो आप ये देख सकते हो कि किस प्रकार एथिक्स का पेपर आपकी रैंक को कितना ऊँचाई पर ले जा सकता है या आपका फाइनल सिलेक्शन कराने में कितना योगदान दे सकता है। मेरा ये मानना है कि जो मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ है, लगभग तीनों बार उसमें एथिक्स के पेपर और एसे के पेपर ने बड़ा रोल निभाया है और ये दोनों एक-दूसरे से कनेक्टेड भी है क्योंकि जैसे हम एथिक्स के पेपर के जो भी कोटेशन और जो भी फिलोसफिकल आइडियाज़ तैयार करते हैं, वो हम एसे के पेपर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे कुछ एथिकल केस स्टडी वगैरह वो हम ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोनों को आप इंटीग्रेटेड रूप में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं जैसे अपनी 2 सालों की जो मार्कशीट है वो शेयर कर पा रहा हूँ। तो इसमें आप देखोगे कि 2019 के अंदर ऐसे पेपर में 132 मार्क्स प्राप्त हुए हैं और एथिक्स के पेपर में आप देखोगे 126 मार्क्स है और 2016 की मार्कशीट में ऐसे के पेपर में मुझे 157 प्राप्त हुए हैं और इस उस साल एथिक्स के पेपर में 104 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो आप ये बहुत अच्छा स्कोर कहा जा सकता है और इसी के अकॉर्डिंग मैं अपना जो अनुभव है वो शेयर कर पा रहा हूँ। जैसे कि आज हम फिर बात करते हैं कि कौन से ऐसे रिसोर्स हैं जो एथिक्स के पेपर में हमें फॉलो करने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स की ये राय रहती है कि उनको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरा ये मानना है, इसमें मेरा ये अनुभव भी रहा है कि इसमें कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आपको जहाँ भी फ्री कोई कंटेंट यूट्यूब पे कहीं और साइट से आपको मिलता है, टेलीग्राम से, तो आप उनको वॉच कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली ये करना है कि जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जितने भी एथिक्स की जो वोकेब है, शब्दावलियाँ हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना चाहिए और उसके लिए आपको लेक्सिकन बुक जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, वो आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें से आपको करना ही है, उसमें लाइन टू लाइन नहीं पढ़नी है या चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ना। आपको सबसे पहले यूपीएससी के ओल्ड पेपर हैं, एथिक्स के पेपर हैं, उनको देखना है कि यूपीएससी किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर उस किताब को सही ढंग से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप काफ़ी ज़्यादा वक़्त उसमें लगा दो। आपको सबसे ज़्यादा उसमें जो ध्यान देना चाहिए कि जो भी वर्ड है, जैसे एथिक्स है, नैतिकता है, मूल्य है या सत्यनिष्ठा, उन सब की जितनी भी परिभाषा है वो आपको तैयार करनी चाहिए और प्रत्येक परिभाषा के साथ-साथ आपको ये तैयार करना चाहिए कि उसमें कौन से एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। जैसे सत्यनिष्ठा है या साहस है, तो साहस का एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? साहस का एग्ज़ाम्पल भगत सिंह हो सकते हैं। साहस के एग्ज़ाम्पल जो भी आपको आपका पर्सनल एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आपने कहाँ, कब साहस का परिचय दिया। कहीं मतलब आप मतलब ऐसा बता सकते हो। साथ ही साथ जैसे इंटीग्रिटी है, उसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है। ईमानदारी का एग्ज़ाम्पल हो सकता है, भावनात्मक समझ का या करुणा का एग्ज़ाम्पल हो सकता है। जैसे करुणा में आप बोल सकते हो कि करुणा में एग्ज़ाम्पल मदर टेरेसा का हो सकता है, बाबा आमटे का हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपको तैयार करने हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या बनानी है? सबसे पहले बुक में से आपको जो भी सिलेबस उसकी जो परिभाषा है, सही से उसको टॉपिक को समझ के अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। फिर उसके प्रत्येक परिभाषा के आपके पास एग्ज़ाम्पल होने चाहिए कि आपको कौन-कौन से करंट एग्ज़ाम्पल, अपना एग्ज़ाम्पल या दूसरे का एग्ज़ाम्पल, पड़ोस में कोई एग्ज़ाम्पल हो या सिविल सेवा का कोई एग्जाम्पल हो कि वो किसी सिविल सर्वेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस सेक्टर में, उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एनवायरनमेंट एथिक्स का कोई एग्जाम्पल हो, तो मेरा ये मानना है कि परिभाषा और एग्जाम्पल आपको
पहले से ही तैयार करना होगा। फिर क्वेश्चन की जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग आपको फ्लो चार्ट है, कुछ कुछ डायग्राम आपके माइंड में हो, पाई चार्ट हो, उनको आप डाल सकते हो। तो पढ़ना क्या है, एक लेक्सिकन बुक है सिंपल सी। मैं कोई यहाँ पे कोचिंग का नोट्स को प्रेफ़र नहीं करना चाहूँगा। मुझे ध्यान में भी नहीं है। जो मेरा अनुभव रहा है वो सिंपल ये रहा है कि मेरा तो अनुभव ये भी रहा है कि मैंने बहुत कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स इसमें एथिक्स में प्राप्त होते देखे हैं। जो मेरे साथ के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्होंने कम से कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो इसमें कोचिंग की उतनी कोई आवश्यकता भी नहीं है। कोचिंग संस्थान बहुत महँगी भी होती है। उसमें उसको बिल्कुल भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा। तो इसमें दूसरी जो बात है वो सेकंड आरसी की रिपोर्ट है। ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है। आप गूगल पे टाइप करोगे सेकंड आरसी तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको 4th रिपोर्ट जो एथिक्स की है, वो पढ़नी चाहिए। इसमें 1-2 रिपोर्ट और अच्छी है, जैसे एक है सिटीज़न सेंट्रिक जो है प्रशासन, उसकी एक रिपोर्ट है, वो आप थोड़ी-सी देख सकते हो क्योंकि उसमें से आपको केस स्टडीज़ मिल जाएगी। और सेकंड आरसी में से आप देखोगे 2016 में 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली थे, जैसे गांधी जी के 7 सिंस की जो थ्योरी है वो डायरेक्टली वहाँ से उठाई थी। इसके अलावा मैक्स वेबर का एक क्वेश्चन था। तो आप ये बहुत अच्छा रोल है, इसको आप कोट भी कर सकते हो। जहाँ-जहाँ आपको लगता है कि सेकंड आरसी का आप सजेशन दे सकते हो, तो आप बता सकते हो। इसके अलावा और क्या करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है यहाँ पे कि टॉपर्स की जो मार्कशीट है, केस को ध्यान में रखकर आप ये देख सकते हो कि किस टॉपर्स को कितने अच्छे मार्क्स किस पेपर में मिले हैं। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं इस साल का आपको बताना चाहूँगा 2019 की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम में रवि सियाग की कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो। दृष्टि की साइट और विजन की साइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। रवि सियाग को इस बार इथिक्स के पेपर में जहाँ तक मेरी जानकारी है, हिंदी मीडियम में सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं 142। तो आप 142 बहुत अच्छे मार्क्स हैं हिंदी मीडियम में। देखो, हिंदी मीडियम में भी ऐसी बात नहीं है कि स्टूडेंट्स के नंबर कम आ रहे हैं, कम नहीं आ रहे हैं। आपकी ये धारणा हो सकती है, अफ़वाह हो सकती है कि कम नंबर आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिनको बहुत अच्छी रेंज में, मेरे कुछ फ्रेंड जिनको 132, 135 तक रेंज में मिले हैं। तो आप ये कर सकते हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रवि सियाह की कॉपी, जितनी भी कॉपी है जीएस की है ना, चारों पेपर की, ऐसे की कॉपी, और आप जिनका हिंदी लिटरेचर है वो कॉपी उनकी जहाँ भी आपको मिले, चाहे वो कोई भी साइट हो, दृष्टि की साइट हो, टेलीग्राम हो, कहीं भी विजन की साइट हो, वहाँ टॉपर्स के सेक्शन में आप वो कॉपी आपको डाउनलोड करके उसको सही ढंग से देखना चाहिए। कैसे आंसर राइटिंग करनी है, आपको ज़्यादा इधर-उधर भगने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि मैंने भी ये सीखा है कि टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करके जो उनके क्वेश्चन है पहले मैं अपनी कॉपी में लिखता हूँ, फिर मैं उनसे मिलाता हूँ कि कैसे वो मेरे से अलग लिखते हैं, कैसे वो टॉप करते हैं एग्ज़ाम में, तो वो कहीं न कहीं आप ईज़िली उसको समझ जाओगे। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में जो मुझे अच्छी जो कॉपियाँ मिली है, रैंक 6 है इस साल की। आप विजन की साइट से टॉपर्स कॉपी में रैंक 6 की कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। जिनके रैंक 6वीं आई है, उनकी एथिक्स में इस बार मार्क्स 162 या 160 के आसपास हैं। तो बहुत अच्छे एक कॉपी आपको मिल जाएगी। जीएस के चारों पेपर की आप कॉपी इनकी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा और भी आपके ध्यान में हो कि टॉप मार्क्स किसके हैं, आप ये साइट वगैरह पे कहीं देखते हो कि आप अच्छे मार्क्स की मार्कशीट देके उसके अकॉर्डिंग टॉपर्स की कॉपी आप डाउनलोड करके अपनी आंसर राइटिंग को जारी रखो। तो जो सबसे बड़ा अंतर आता है वो यही है कि आप टॉपर्स की कॉपी को देख के अपने आंसर को कैसे रिव्यू कर पा रहे हो। वही सबसे बड़ा आपका जो सुधार होगा। पढ़ने के लिए ज़्यादा मैटर मत फ़ॉलो करना, क्योंकि इसमें ये देखते हैं कि कोई कौन-सी बुक फ़ॉलो कर रहा है, कोई कौन-सी। तो सिंपली मेरा तो ये कहना है कि कोई एक बुक फ़ॉलो कर लो। लास्ट में मेरा अनुभव ये रहा कि हिंदी मीडियम में ये अच्छी बुक लेक्सिकन के अलावा कोई और नज़र भी नहीं आती है। न किसी कोचिंग के नोट्स यूपीएससी की इसकी जो डिमांड है उसको पूरा कर पा रहे हैं। तो अपने छोटे-छोटे नोट्स बनाओ, अपने एग्ज़ाम्पल बनाओ, अपने डायग्राम बनाओ, टॉपर्स की कॉपी से कुछ आपको नया मिले तो वो अपने नोट्सों में ऐड करो, वही सबसे बेस्ट चीज़ होगी। आगे हम देखते हैं कि आपको करंट इथिक्स एग्जाम्पल कहाँ से, डेली न्यूज़पेपर में करंट इथिक्स के एग्जाम्पल आते हैं, वो आप अपनी डायरी में डेली नोट करते चलो। कोई सत्यनिष्ठा का है, कोई साहस का है, भावनात्मक समझ का है, इंटीग्रिटी का है, वो एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ में न्यूज़पेपर से ही कलेक्ट करने होंगे। और ये एग्जाम्पल यहाँ से कलेक्ट करने का फ़ायदा होगा कि आपके सभी पेपर में करंट एग्जाम्पल का एक डायरी बना लो, अपनी डाटा बना लो, उसमें डाटा डालो, कोई रिपोर्ट आ रही है वो डालो, एक छोटी सी डायरी मेंटेन करो हमेशा एग्जाम्पल की, जो आपके ऐसे में भी काम आएगी। कोई केस स्टडी आपकी नज़र में आ रही है तो उसको कर लो। और इसके अलावा जैसे इथिक्स के एग्जाम्पल आपको एक साइट पे, बेटर इंडिया एक साइट है, उस पे मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य साइट आपकी नज़र में हो तो उससे आप दे सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो आप लोगों को सबको पता है कि यूपीएससी में जो आंसर का फॉर्मेट है एकदम फिक्स पैटर्न है। आप यदि उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को बनाते हो, ढालते हो तो अच्छे नंबर आने वाले हैं। और इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक सामान्य स्टूडेंट भी अच्छे मार्क्स ला सकता है। जैसे आंसर फॉर्मेट में ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना होता है। तो ऐसे के पेपर में हमें ये कोशिश करनी है कि
कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। जो भी जैसे आपको नैतिकता का कोई क्वेश्चन है, मूल्य का क्वेश्चन है या इंटीग्रिटी का क्वेश्चन है या ईमानदारी का क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको उसकी परिभाषा प्रैक्टिकल वे में बतानी है। बुकिश आंसर देने की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल वे में जो आप पढ़ के आपने जो समझा उसको आप बता सकते हो। या एक उससे रिलेटेड कोई अच्छा-सा कोटेशन हो, अच्छा-सा कोई कोटेशन हो वो इस्तेमाल कर सकते हो आप। वो बहुत अच्छा माना जाता है। उस जैसे कोई भी अरस्तू का हो गया, चाणक्य का कोई कोटेशन हो गया, विवेकानंद जी का कोई कोटेशन हो गया, महात्मा गांधी का कोई कोटेशन है, वहाँ से भी आप एथिक्स के पेपर में शुरू कर सकते हो, लेकिन वो उससे रिलेटेड होना चाहिए, उससे भटकाव नहीं होना चाहिए। एकदम जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आप जैसे ही बॉडी पार्ट पे आते हो, तो बॉडी पार्ट में यहाँ पे जो भी क्वेश्चन की डिमांड है, उसको सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में कितने आयाम हैं, पक्ष-विपक्ष पूछा है या कोई समस्या ही पूछी है या कोई अन्य आयाम उसका पूछा है, तो वो करना चाहिए। इसमें भी जो क्वेश्चन की बॉडी पार्ट है, वो बहुआयामी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने पक्षों से उसको जोड़ोगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। यहाँ पे आप आपके पास कोई फ्लो चार्ट, डायग्राम हो, तो आप उसको डाल सकते हो। एथिक्स के पेपर में यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे हम निबंध में हम चर्चा कर रहे थे कि हम पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहिए, यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है। ये मेरी सलाह होगी कि जीएस के चारों पेपरों को आप पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है। आप यहाँ पे छोटे-छोटे कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट और छोटे-छोटे पैराग्राफ 2-2 लाइन की, 3-3 लाइन की आप उसमें लिखना है। बड़े-बड़े पैराग्राफ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। यहाँ पे जितने डायग्राम आपके पास होंगे, फ्लो चार्ट होंगे, उनका आप इस्तेमाल करना है। निबंध में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। निबंध में एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। आप इसमें भी टॉपर्स की कॉपी देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे बॉडी पार्ट में फ्लो चार्ट, डायग्राम उनका इस्तेमाल किया गया है, कैसे तुलनात्मक उनमें जो तुलना की गई है वो आप देखोगे। तो इसके अलावा जो जो भी फिलोसॉफिकल थ्योरीज़ है, आइडियाज़ है उनको डालना है। जैसे कि एथिक्स में ये चलता है कि कांट की थ्योरी चलती है, कर्तव्यनिष्ठ थ्योरी है, चाणक्य का यथार्थवाद है, महात्मा गांधी की थ्योरी है और बुद्ध की थ्योरी है। इसके अलावा उपयोगितावाद जो सिद्धांत है, उनको आप जितने भी ये दर्शन है उनका आपको अप्लाइड करना है उनमें। प्रैक्टिकल वे में आपको आंसर लिखना है और कैसा एक आंसर लिखा जाता है, मैं अपना एक अभी एक आंसर आप लोगों को शेयर करूँगा। आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि एथिक्स के कुछ अच्छे मॉडल आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूँ और उन पर चर्चा करूँ। लेकिन थोड़ा-सा अभी समय अभाव के कारण मैं वो चीज़ें बता पा रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आपके ऐसे और एथिक्स में अच्छा नंबर आए तो आप अपनी थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी हम लोगों के साथ शेयर करो। तो मेरा इस मेंस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं अभी जैसा भी जितना समय मिल पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ अपनी रणनीति शेयर कर रहा हूँ। तो फिर कंक्लूजन पार्ट में हमेशा आपको ये कोशिश करनी है कि आपका जो निष्कर्ष होना चाहिए वो संवैधानिक सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर, पॉजिटिव और फ्यूचरिस्टिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आप उसमें ना संविधान के कुछ मूल अधिकार या डीपीएसपी और उसको आप कोट कर सकते हो। इसके अलावा सोसाइटी से रिलेटेड कुछ आप अच्छा बता सकते हो, वो करना है आपको और कुछ अच्छे जो भी आपको एसडीजी लग से यहाँ पे याद है वो बता सकते हो। तो लास्ट में जो एंड करो तो आप एक अच्छे कोट के साथ एंड कर सकते हो, वो बहुत अच्छा आंसर माना जाएगा। तो ये एक छोटी-सी स्ट्रेटजी का पार्ट था और आगे मैं अपना एक जो क्वेश्चन है वो शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्रेष्ठतर व्यक्ति की बुद्धि न्यायपरायणता में दक्ष होती है कि श्रेष्ठतर व्यक्ति की बुद्धि न्यायपरायणता में दक्ष होती है जबकि तुच्छ व्यक्ति की बुद्धि लाभोन्मुख होती है, कन्फ्यूशियस। ये मतलब एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एथिक्स में आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन की जो डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है कि श्रेष्ठतर व्यक्ति की बुद्धि कैसे मतलब दूसरे लोगों के लिए काम आएगी, उसके मतलब जनहित में काम आएगी या न्यायपरायणता में काम आएगी। लेकिन हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति तुच्छ व्यक्ति है जिसकी बुद्धि तो है उसके पास, ज्ञान कौशल तो है लेकिन वो उसका दुरुपयोग करेगा, वो एक नेगेटिव सेंस हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए। दोनों पार्टों के आपके पास एग्ज़ाम्पल होने चाहिए। तो आप क्वेश्चन को शुरू कैसे कर सकते हो वो देखते हैं आइए। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि प्रस्तावना जो हमारी कैसी होनी चाहिए। अभी हमने प्रस्तावना पे बात की, या तो क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार परिभाषा पे आप शुरू कर सकते हो या क्वेश्चन में आपको पढ़ के लगे कि कोई विद्वान का कोटेशन या विद्वान की कोई थ्योरी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि सिगमंड फ्रायड ने मानव की मूलगत विशेषताओं के आधार पर मानव के व्यवहार को 3 प्रकारों में बाँटा है। देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट का भी एग्जांपल आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो फ्लो चार्ट के रूप में, वो अच्छा आंसर माना जाएगा। जैसे सिगमंड फ्रायड ने ये बताया है कि मानव जो व्यवहार है, उसमें उसके जो 3 गुण प्रमुख है कि एक ईड है, ईगो है एंड सुपर ईगो है। वो आप जब पढ़ोगे एथिक्स का जो पेपर है सिलेबस, तो आपको ईज़िली समझ में आएगा। यहाँ पे मेरा जो काम है आंसर राइटिंग और जो मार्क्स इम्प्रूवमेंट का है वो काम है। यहाँ पे मेरी अभी समय अभाव के कारण मैं एथिक्स वगैरह ये पढ़ा नहीं सकता और तो क्योंकि आप लोगों की समस्याएँ ज़्यादातर आंसर राइटिंग से रिलेटेड है, तो वो ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप एक इंट्रोडक्शन तो ये हो सकता है कि आपने एक अच्छे विद्वान की थ्योरी का इस्तेमाल किया और
उन्होंने बताया कि मानव का व्यवहार किस पर डिपेंड करता है। तो जैसे जिनका ईर्ष्ट व्यवहार होगा वो काम और वासना में लिप्त होगा, जिनका ईगो होगा वो मध्यम इच्छाओं की कामना करेगा, और जो सुपर ईगो होगा वो परहित की बात करेगा, न्याय की बात करेगा। तो आप जितने भी बड़े महात्मा हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी या विवेकानंद, इनमें सब में सुपर ईगो देखने को मिलेगा। एक तो ये हो सकता है। यदि आपके दूसरा, मैंने इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि यदि आपकी नज़र में कोई दूसरे विद्वान की थ्योरी हो, वो डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरे एक नज़र में और था कि प्रस्तावना या तो मैं उस तरीके से लिखता या इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के 3 गुण होते हैं। यदि ये सभी गुण समान मात्रा में हो, तो न्याय की स्थापना होती है। तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ऐसे नहीं डाला है यहाँ पे, आपको ये देखना है कि ऐसे नहीं डालना है। तो फिर आगे हम बढ़ेंगे कि यहाँ पे प्लेटो ने बताया है कि बुद्धि, साहस और इच्छा 3 ये गुण होते हैं। उसके आधार पर दार्शनिक राजा बनता है, सैनिक बनते हैं और वणिक वर्ग बनता है, और ये सभी तीनों अपने काम को अच्छे से करें तो न्याय की स्थापना होगी। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। इंट्रोडक्शन पार्ट छोटा रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। यहाँ तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा बड़ा कर दिया कि दोनों में से एक आप कोई चूज़ कर सकते हो, या तीसरा जो आपके विचार हो, मौलिक विचार हो, वो लिख सकते हो। फिर आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सत्य व अहिंसा का सहारा लेकर अपनी बुद्धि का प्रयोग देश की आज़ादी के लिए किया। तो यहाँ पे हम एक पॉजिटिव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कुछ लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल देश हित में करते हैं, न्याय के लिए करते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग जो हैं, वो नेगेटिव फॉर्म में उसका यूज़ में लेते हैं। तो आपको एग्ज़ाम्पल देके उस बात को सही से साबित करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग कहाँ पे किया? देश के विभाजन में लगाया। तो आप तुलनात्मक आंसर लिखना चाहिए ताकि एग्ज़ाम्पल सहित आपका आंसर एक अच्छा आंसर लगे। फिर हम आगे एक एग्जांपल देते हैं कि हिटलर और ओसामा बिन लादेन आदि ने मानवता के खिलाफ अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम और श्री विवेकानंद जी ने न्याय के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। एक दूसरा एग्जांपल हो गया यहाँ पे। और फिर आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन की डिमांड थी कि आपके अकॉर्डिंग मतलब इसका क्या प्रयोग हो सकता है। ये भी ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन की जो की टर्म है उनको ध्यान से रखना कि क्वेश्चन डिमांड क्या है। तो इसमें ये देख सकते हैं कि मेरी समझ में या मेरे लिए बुद्धि का क्या क्या प्रयोग हो सकता है। वो ये जानना चाहता है कि अपने विचार क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम बताना चाहेंगे। जैसे इसमें है कि सामाजिक व पारिवारिक स्तर पर परंपरागत व आधुनिक मूल्य का समावेश, कि हमें परंपरा का भी सम्मान करना है। अच्छा, उसमें ये देखना है कि जो रूढ़िवादी मूल्य है उनको स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे परंपरागत घूंघट प्रथा है उसका विरोध करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें बुजुर्गों के प्रति सम्मान और प्यार की भावना भी रखनी है। ऐसे वे में हमें सुधार करना है कि उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। दूसरा हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट एथिक्स है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सभी जीवों पर हमें दया का भाव रखना चाहिए। जैसे कि आप अपने एग्जांपल दे सकते हो कि मैं अक्सर गर्मियों में पक्षियों और पशुओं के लिए दाने पानी की व्यवस्था करती हूँ या करता हूँ। तो इसमें भी आपको लगेगा कि आपका एक अच्छा विचार है इन्वायरमेंट एथिक्स को लेकर। फिर आपका एक एक विचार भी होना चाहिए कि हाँ, हमारा ये भी होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को सही से सस्टेन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाने के लिए हमें वेस्ट टू एनर्जी पर भी ध्यान देना चाहिए। और विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि मानवता के खिलाफ। जैसे हम देखते हैं कि आजकल साइबर क्राइम के मुद्दे काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उसका एक एग्जांपल आप डाल सकते हो यहाँ पे। एक इसके अलावा वीकर सेक्शन या वल्नरेबल सोसाइटीज़ है, उसका आप एग्जांपल दे सकते हो कि उनके प्रति हमें करुणा का भाव रखना है, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है। तो इसमें मल्टी डायमेंशन जो अप्रोच है वो आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट में आपको कंक्लूड करते समय मैंने बताया कि आपको संविधान है, सोसाइटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, उनको ध्यान में रखते हुए आपका आंसर को एंड करना है। अतः कहा जा सकता है कि बुद्धि का उपयोग समाज, देश, वंचित वर्ग के साथ-साथ सतत समावेशी विकास को प्राप्त करने वाला होना चाहिए, नहीं कि मानवता के खिलाफ। यही न्याय का एक सही दृष्टिकोण होगा। तो इस प्रकार आज का जो एक लेसन था, जो मेरा एथिक्स की स्ट्रेटजी को लेकर था, और यदि आप इसको सही से समझ पाते हो, जो आज मैंने बताया है, तो निश्चित रूप से आपके एथिक्स के अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी इसमें दुविधा और चिंता नहीं करनी है। और कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि यूपीएससी के मार्क्स पैटर्न में भी अंतर देखने को मिलता है, तो आप उस पे ज़्यादा सोचना नहीं है। हमें अपना काम करना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है और फिर आगे बढ़ना है। और ऐसे ही मैं फिर आगे कुछ-कुछ जो मेरे जिस टॉपिक में अच्छे मार्क्स आए हैं, जैसे कि जीएस फेस्ट में जो है मेरे एक बार 116 नंबर आए हैं, तो उसकी मैं स्ट्रेटजी शेयर करूँगा कि वहाँ पे जो ज्योग्राफ़ी का पोर्शन है जीएस फेस्ट में, वहाँ पे क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफ़ी रहा है, तो उसके ध्यान में रखते हुए कुछ आंसर राइटिंग होती है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और एथिक्स के कुछ एग्ज़ाम्पल और कुछ आंसर राइटिंग यदि मेरे पास होगी आगे, तो मैं बिल्कुल शेयर करूँगा। लेकिन इस साल जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उ उनके लिए इतना काफ़ी है कि वो इस चीज़ को देख के ईज़िली, आप जो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे अच्छे नंबर कैसे आए, वो आप ईज़िली समझ गए होंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये लेसन आपको यदि पसंद आया है, तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।